Guys, welcome back to our channel. So today this is my first video from where I am going to teach you human physiology, first chapter of that. In 30 days we will be completing all the chapters of the biology, including with their PYQs and everything. Or after doing this video, you just try all the PYQs. You will hardly get कि कोई question आपसे solve नहीं हो रहा है. So we will start with the chapter name breathing. Breathing is nothing but inhalation and exhalation of gases. आप एक चीज़ और देखिएगा, ब्रीथिंग को चैप्टर में जो है ना एक जगह लिखा हुआ है पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं. वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. इसको बहुत लोग जो है रेस्पिरेशन से भी कनेक्ट करते हैं, बट रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंट थिंग है. रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, बस इतना ही है. इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे आते हैं. तो इस चैप्टर को हम लोग एनिमल किंगडम से हम लोग रिलेट करके सारे एग्जांपल हम लोग यहीं लिख लेते हैं, जो जब हम वहाँ भी रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. पहले तो हमारे स्पॉन्जेस हैं. स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, और उसके बाद आपका हो जाएगा निडेरिया, जो कि सेम है, या फिर फ्लैट वॉर्म्स. ये सब जो है बॉडी सरफेस से करते हैं. आप अभी मेरे साथ चैप्टर पढ़ लीजिए, मैं नोट्स जो है इसके आपको इंक्लूड कर दूंगा इसी में, तो आप उसको बस एक बार गो थ्रू कर लेंगे अगर लिखना हो तो. मैं अभी इसमें चैप्टर कर दे रहा हूँ, चैप्टर के बाद मैं आपको नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको अभी इस पर फोकस नहीं करना है. दूसरा है अपना एनिलिडिया. एनिलिडिया जो है मॉइस्ट स्किन से करता है. थर्ड है अपना आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में मैं आपको अच्छे से और पढ़ाऊँगा इसमें फ्रॉग और कॉकरोचेस के बारे में, तो उसमें और आप देख पाइएगा क्या है. बट एक्वेटिक जब होते हैं तो उसमें गिल्स पाया जाता है, और अगर वो टेरेस्ट्रियल होते हैं तो वो ट्रैकियल्स पाए जाते हैं. उसमें ट्रैकियल्स ट्यूब बोलते हैं उनको. फिर हम लोग का एक्वस मोलस्क. एक्वस मोलस्क है, वो गिल्स के थ्रू करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है अपना हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा अपना जो करता है वो भी गिल से ही करता है. सिक्स्थ है अपना पाइसेस, मतलब फिशेस, जो गिल से करते हैं, मतलब मोस्टली गिल्स ही वाले हैं. सेवेंथ में अपना आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. ये सब का लंग से हो जाता है. इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का तीन ही है. एक तो है अपना गिल्स. गिल्स को कहते हैं हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ट्यूब को कहते हैं, ट्यूब से ट्रेकियल रेस्पिरेशन. और थर्ड है अपना मॉइस्ट स्किन से, जो कहते हैं मॉइस्ट स्किन, इसको कहते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन. और फोर्थ लंग्स का, तो उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं. ये चारों मेन हैं जो क्वेश्चंस आ सकता है, और ऊपर से भी थोड़ा आ सकता है. फिर हम लोग आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें बस 3 की पॉइंट याद रखने हैं. एक तो हो गया अपना कि ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल, वहाँ तक इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं. मतलब ऐसे 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 रहता है अपना जो स्ट्रक्चर होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रहते हैं. जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनकम्प्लीट कार्टिलेज, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको. सेकेंड पॉइंट इसमें अपना आ जाता है कि ये ट्रेकिया जो है वो कहाँ पर डिवाइड करते हैं. जो इनिशियल ये होता है फिफ्थ थोरेसिक. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ थोरेसिक पे करता है, ये आपको याद रखना है इस पॉइंट में. और एक है अपना एपिग्लोटिस. ये कार्टिलेजिनस होता है, जो कि ग्लोटिस को कवर करता है. और दूसरा आपको ये याद रखना है कि लैरिक्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, ये भी जो है कार्टिलेजियस होता है.
और दूसरा है अपना फेरिक्स, ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये याद रखिएगा। यहाँ के बाद अपन को देखना है कि ये देखिए, ये यहाँ पे अपना देख लिया आप, एक डायफ्राम देख लीजिए यहाँ पर, और ये पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ये जो है ना, ये दो होते हैं, डबल लेयर्ड होता है। तो जो आउटर वन होता है और जो इनर वन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर वन किससे क्लोजली कॉन्टैक्ट में होता है, तो ये थोरेसिक लाइनिंग से होता है आउटर वन, और इनर वन जो होता है वो क्लोजली कॉन्टैक्ट विथ लंग्स होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये फ्रिक्शन वगैरह, इसमें एक फ्लूइड भी पाया जाता है जो अपना फ्रिक्शन से हेल्प करता है, मतलब डैमेज होने से भी, ठीक है, ये याद रखना। और ये आप देख लीजिए, ये आपकी एल्वियोलाई है, छोटी छोटी जो सैक है, यही फंक्शनल यूनिट है अपनी ब्रीथिंग का जो है। थर्ड सेकेंड टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें आपको कुछ नहीं, एक ट्रिक याद रखना है, आई इंस्पायरेशन, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नल मसल, एक्सटर्नल कोस्टल मसल होता है, ठीक है, ये याद रखिए। आपको मैं बताऊंगा, ये PYQ में आपको बहुत हेल्प करेगा कि एक्सटर्नल कोस्टल मसल किस में काम आता है, इंस्पायरेशन में कि एक्सपायरेशन, वहाँ पे आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी, आप ऑब्जर्व करना है एक बार। दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ और याद रखना है, इसमें इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सेलेरेशन में, एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इधर देखिए नीचे की तरफ जा रहा है डायफ्राम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसीलिए बहुत सारा हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर गैसेस भरेंगे। बट सेकेंडली जब हम लोग डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो ये ऊपर गया, ये वॉल्यूम कम हुआ तो एयर बाहर आ गया, ये प्रोसेस होता है। बस इतना ही हमें इसमें याद रखना, और इसमें कुछ भी हमें नहीं याद रखना है ऐसा कुछ जो होगा। और एक और चीज़, इंस्पायरेशन जो होता है वो निगेटिव प्रेशर के मैकेनिज्म पे वर्क करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक जो भी मैंने देखा है उसमें इससे बहुत क्वेश्चंस रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ याद ही नहीं रखना है, इसमें आपको इसके डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको जो इसके जो आपको याद करना पड़ता है कौन सा टीवी कौन सा IRV है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि वाह, मेरे को कुछ भी याद ही नहीं करना पड़ रहा है। एक चीज़ आप देखिए कि रेस्पिरेशन में हमें पहले टीवी याद रखना है, एक IRV हो गया अपना, एक ERV हो गया, और यहाँ RV तो मैंने दे लिया क्योंकि इनकी डेफिनेशन। टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है, जो हम लोग लेते ही लेते हैं, मतलब मस्ट है ये, जो हम हमेशा लेते हैं, और हम लोग दिन भर में मतलब 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो टोटल टाइडल वॉल्यूम अगर आपसे पूछ ले 6000 से 8000 पर मिनट हम लोग ऑक्सीजन इतना इनहेल करते, ये वाला हो गया, और एक्सेल भी इतना ही करते। IRV जो है अपना, IRV होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एडिशनल वॉल्यूम है ये जो कोई पर्सन कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो आफ्टर मतलब ये नॉर्मल के बाद कितना हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये होता है अपना 2500 to 3000 ml, ये याद रखिएगा। आफ्टर 500 ये हम लोग ERV अपना हो जाता है एडिशनल, जो आफ्टर हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग और कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वो ये होता है। तो ये 1000 से 1100 होता है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायर, ये वाला एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहता ही है, जस्ट क्योंकि हमें हमारे लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है, ये याद रखिएगा आप। और एक चीज़ और, जो स्पायरोमीटर है आप देखिएगा, स्पायरोमीटर एक होता है, वो है ना सिर्फ इन 3 को ही मेज़र कर पाता है, फर्स्ट 3 को, RV IC EC इस सब को नहीं मेज़र कर सकता, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं IC पे। IC का डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, अगर यहाँ एक्सपायरेशन दे दिया तो ये गलत हो, सॉरी इंस्पायरेशन दे दिया तो ये गलत हो जाए, तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ एक्सपायरेशन है। तो इसका जो होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको टीवी याद है, IRV याद है, आपको ERV याद है,
और RV आपको याद है, ठीक है, ये चारों याद है। इसमें देखिए अब हमको क्या क्या बनाना है, इसे IC बनाना है, EC बनाना है, FRC बनाना है, और VC बनाना है, और TLC बनाना है, ठीक है। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, IC है यहाँ पर, तो IC में हमें क्या करना होगा, TV और IRV, फर्स्ट टू TV IRV। EC निकालना है TV ERV, TV प्लस ERV। FRC निकालना है तो ERV और RV, ERV प्लस RV। VC निकालना है आपको, VC में ये तीनों ऐड करना है, TV प्लस ERV प्लस IRV। और TLC में आपको RV प्लस IRV प्लस ERV प्लस TV, ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा। बस इसके डेफिनेशन पे आप देखना, यहाँ पर नॉर्मल एक्सपायरेशन है, यहाँ ये सब है, आप एक बार इसको अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं उसको और इजीली आपको याद करने का और तरीका बता दूँ। बट बेसिकली उनके एग्जांपल्स पे नहीं, इसी पे क्वेश्चन आता है। थर्ड अपना टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, कुछ भी मिनिमम होगा तो 40 पे जाएगा, मतलब ये याद रखना है आपको। और CO2 अगर मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा कहीं पर पाया जाएगा, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है, वो वहाँ पे मैक्सिमम होगा तो वो 45 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। O2 अगर कहीं ज़्यादा जाएगा तो वो 95 जाएगा, ये याद रखिए। अब हम लोग याद रखेंगे प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज होता है एल्व्यूलाई, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारा हो जाएगा इसमें कि ये याद रखिएगा कि आउटर मतलब बाहर में O2 जो होता है उसका PO2 जो होता है वो होता है 154 आई गेस, या 159 होता है, सॉरी हाँ 159 mmHg होता है। और CO2 का यही चीज़ PCO2 जो होता है वो 0.3 mmHg होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे क्या याद करना है। एक चीज़ याद रखिए, पॉज हो गया था, आई डोंट नो, बट ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर भी ये अपना मिनिमम होगा 40 होगा, CO2 जहाँ पे भी ज़्यादा होगा 45 होगा, O2 जहाँ भी होगा 95 होगा। और प्राइमरी साइट ऑफ ये होता है एल्व्यूलाई। PCO2 आउट एटमॉस्फेयर का होता है 159 और CO2 का होता है एटमॉस्फेरिक में 0.33। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंस्पायर्ड एयर, यहाँ पर हम O2 देख लेते हैं। O2 यहाँ पर कितना होगा 159, हायर प्रेशर यहाँ पर कितना एल्व्यूलाई में 104, यह गैस अंदर आ जाएगा। इसके बाद देखिए O2 जो है ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है 104 है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर 95 आएगा। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फिर से यहाँ आ जाएगा। ये पास करते करते यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं। ये आपको मैं बॉडी फ्लूइड्स में बताऊँ कि यही एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये पल्मोनरी वेन है जो एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हम लोग आएंगे तो हमने ये वाला चार्ट बना लिया, इसमें हमारा गैस पहला है O2 और दूसरा है CO2। एटमॉस्फेयर में आपको मैंने बता दिया था 159, तो CO2 होता है 0.3। एल्व्यूलाई में आपको मैंने ये बता दिया है 104 होता है यहाँ पर, और ये अपना आ जाएगा 40। ये देखिए मैं आपको एक बार पहले फिल कर देता हूँ, ये डीऑक्सी में 40 होता है, ये 45 होता है, ये 95 होता है, ये 40 होता है, ये 40 और ये 45। देखिए आपको जहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको 40-45 ही मेन याद रखना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होगा तो ये 45 होगा, ये 40 होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पर भी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होता है वो 95 ही होता है, और कम होता है 40 होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज़्यादा होगा तो ये 95 है, और CO2 ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा इसमें तो इसलिए 40 होगा। ये ज़्यादा वाला मैंने आपको ट्रिक ऊपर बता दिया। और टिश्यू में अपना ये 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पर अपना तीसरा पॉइंट है कि अपना ये जो होता है मतलब ये एक्सचेंज वाला वॉल जो होता है वो 3 मेंबर का बना होता है, 3 मेम्ब्रेन का बना होता है, ये याद आपको रखना है। तीनों मेम्ब्रेन मैं आपको बता देता हूँ। तीनों में तो एक तो होता है अपना एल्व्यूलाई, वो आप टिश्यू चैप्टर में पढ़े होंगे कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, एपिथेलियम का। एक तो होता है एंडोथीलियम होता है अपना कैपिलरीज का, जिनके बीच में एक्सचेंज होता है। इन दोनों के बीच में अपना ये आ जाता है, इसको होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन अपना ये जो है ना फ्यूज़न मतलब एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके बनाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है वो 20 to 25% टाइम्स ज़्यादा होता है O2 के कंपेयर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ
CO2 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द, और ये जो मेम्ब्रेन होता है इसकी थिकनेस NCERT में दिया हुआ है, आप चेक कीजिएगा, 1 mm से लेस होता है, 1 mm से लेस होता है ये। और दूसरा चीज़ अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये वाला मैं आपको इतना ईजिली याद करवा दूंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसमें अपना सिंपल सा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें 2 गैसेस हम लोग को पढ़ने, एक तो अपना CO2, एक O2 हो गया अपना, ठीक है। O2 जो है अपना मेन हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है, वो होता है 97% अपना, और 3% जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। सेम विथ CO2 का 20 to 25% हीमोग्लोबिन करता है, उसके बाद 70% इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिख लीजिए, और 7% थ्रू प्लाज्मा होता है। एक चीज़ ये आपको मस्ट याद रखना है कि परसेंटेज डायरेक्ट पूछा जाए, और कभी कभार आपको घुमाया जा सकता है प्लाज्मा में कितना % होता है, तो कभी ये मत मार्क कीजिएगा कि 7%, नहीं, प्लाज्मा में 77% होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वाला जो दोनों होता है ना, ये प्लाज्मा में ही, ये बाइकार्बोनेट के थ्रू जो होता है, बाइकार्बोनेट ये जो होता है ना, ये टोटल 77% के थ्रू होता है, ठीक है। ये अपना पार्शियल प्रेशर वाला ग्राफ है, और इसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है, ठीक है, आपका हो जाएगा। ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है वो डिसोसिएशन कर्व है, किसका? ऑक्सीजन का। बस आपको नाम याद रखना है। उसके बाद आपको एक सिंपल ट्रिक लिखनी है, CADET, कैडेट मतलब कैडेट, ये ट्रिक है। CO2 जब हाई रहेगा, एसिडिटी हाई रहेगी, D मतलब डिसोसिएशन बोल लीजिए, या 2,3 DPG पहले आता था, बट अब नहीं आता ये सवाल, अब नहीं पूछा जाता है। और E से एक्सरसाइज और टेम्परेचर, ये सब वो सारी कंडीशन है जिस कंडीशन में है ना ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, मतलब हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जो है ना, ये टूट जाएगा हेमोग्लोबिन प्लस O2 में, और ये ऑक्सीजन जो है ना टिश्यूज़ को सप्लाई हो जाएगी। कब? जब CO2 का मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, तब तो ऑब्वियसली होगा। एसिडिटी जब ज़्यादा रहेगा, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं pH कंसंट्रेशन लो रहेगा, तब एसिडिटी एंड pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला कंडीशन जब रहेगा तब एसिडिटी, जब ज़्यादा रहेगा तब एक्सरसाइज का कंडीशन रहेगा, तब टेम्परेचर ज़्यादा। ये सब कंडीशन वो है जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। अगर फॉर्मेशन पूछ ले तो इन सब का अपोजिट कर देना, सिंपल। ये PYQ में बार बार पूछा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ये सिंपल आपको कैडेट लिखना है और सबका इंक्रीजिंग फंक्शन लिखना है बस। उसके बाद ये आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा अपना टॉपिक है रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है बट ईजी भी है। और एक चीज़ और इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑक्सीजन, और 100 ml ऑफ डीऑक्सी ब्लड कैरी 4 ml ऑफ CO2। ये होता, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन। एक चीज़ आपको याद और रखना है, CO2 प्लस H2O जो मैं आपको बता रहा था, इसका ये याद रखना है आपको, यहाँ पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों फेनोमेना शो करता है। यहाँ पर अपना H2CO3, और ये और आगे वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वापस से ये HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ये कर देता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है, और ये जो ये H प्लस कंसनट्रेशन और इस सब को, ये जो है ना हमारे ब्लड से बाहर चला जाता है, और इसको रिप्लेस करता है कैल्शियम, और इसी को अपना कैल्शियम को है ना, आप सुने होंगे, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट भी इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी ये पूछा नहीं जाता है बट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये होता है रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें अपन को 2 याद रखना है, एक तो न्यूरल वाला अपना आ जाएगा और एक केमिकल वाला आ जाएगा। केमिकल में बस एक ही पॉइंट है, केमिकल में अपना एक ही पॉइंट है कि जब ये जो है ना O2 इसको अफेक्ट ही नहीं करता है, ये याद रखिए, O2 इसको अफेक्ट नहीं, जब भी
प्लस H प्लस के कंसेंट्रेशन, इस दोनों के लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है। और न्यूरल में अपन को 2 पढ़ना है, एक तो अपना हो गया अपना मेडुला और एक पॉन्स, ये दोनों अपन ब्रेन का पार्ट है, न्यूरल में अपन पढ़ेंगे मेडुला। मेडुला में कुछ नहीं, मेन याद रखिए, एम से मेडुला, एम से मेन रिदमिक सेंटर हो गया ये अपना, और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग भी होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग का सेंटर ये, और पॉन्स है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ये याद रखिए बस, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे इससे जो पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यहीं पर हमें ये याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि रेस्पिरेशन को नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम को वी कैनॉट अल्टर, ये याद रखिएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम को वी कैनॉट अल्टर, कभी नहीं, इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग थोरेसिक वॉल में अगर इसको चेंज करें, थोरेसिक वॉल्यूम को अगर हम चेंज करें तो हम लोग कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम में कर सकते, बट हम लोग डायरेक्टली इसको अल्टर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। डिसऑर्डर में अपन को सिर्फ 2 ही टाइप का पढ़ना है, एक तो हो जाएगा ऑक्यूपेशनल और नॉर्मल है, इसमें से एक अस्थमा पढ़ते हैं। अस्थमा में अपना आ जाता है, अस्थमा में नॉर्मल है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, ये याद रखिए। और विजिंग साउंड इसमें आता है, ये पूछा जा सकता है, ये दोनों पॉइंट में से किसी एक सवाल आ जाएगा। दूसरा आ जाता है इम्फाइसीमा बोलते हैं इसको, ये अपना इसमें क्या होता है ना, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, ये याद रखिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस में क्या होता है, और इस दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। इम्फाइसीमा में एल्वियोलाई की डैमेज हो जाती है, और ये जनरली जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग के वजह से ही होता है, ये याद रखिए। और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। थर्ड अपना है ऑक्यूपेशनल में तो ऐसे तो एनसीईआरटी में कोई दिया नहीं हुआ है मार्क, कुछ भी एनसीईआरटी में बताया नहीं गया, बट इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें है ना अपन फिब्रोलोसिस होता है और एक सिलिकोसिस होता है जो सिलिका की वजह से होता है, बस यही 2 है जो ऑक्यूपेशनल होता है। बस इसके बाद इस वाले वीडियो में कोई भी आपको डाउट होता है तो ठीक है, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा इसको अच्छे से नोट्स बना के, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं लिखते लिखते पढ़ाता तो ये टाइम वेस्ट होता आपके लिए, तो मैंने फटाफट बस इसको रिकॉर्ड कर दिया, पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करिएगा, और एक बार कोशिश कीजिएगा, हो सकता है मेरे से ये मेरा फर्स्ट ही वीडियो है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हुआ हो कुछ भी, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और मैं श्योर करता हूँ कि अगर ये जितने मैंने तरीके बताए उसके बाद आपका एक क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। आप एक बार PYQ लगाए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। थैंक यू। और मैं इसके बाद एक 10 मिनट का नहीं 5 मिनट में इसके बाद मैं एक PYQ का वीडियो अटैच करता हूँ, और आप टैली कीजिएगा, मैं उसी में आपको दिखाऊंगा कि मैंने जितने सारे ट्रिक अभी लिखे उस सारे ट्रिक को ही यूज़ करके मैं सॉल्व करूँगा, एक भी कुछ भी मेमोरी में कुछ भी नहीं याद रखूँगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।